ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट और इसको हम डिटेल के बेसिस पे करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि आपको बेसिक लेवल से समझाएंगे, जैसे कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है या बैकग्राउंड नहीं रहा है, फ्रेशर हैं या एक बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो उनको बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पर लेमन लैंग्वेज में समझाया जाएगा। नाउ आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सर्च बॉक्स में सिर्फ टाइप करना है, आप @ लिख सकते हैं और उसके बाद स्मॉल लेटर में आप पंकज बोहरा टाइप करेंगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा। नाउ इस चैनल पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन जिसमें कि स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेली के बेसिस पे हम द हिंदू एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे एक मॉडल आंसर भी यहाँ पर हम आपको देते हैं। तो आप इस जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी की जिस्ट चाहिए 299 रुपीज़ में मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं लेने के लिए। हम आपको गूगल पे या फ़ोन पे बताएंगे या आप डायरेक्ट भी गूगल पे और फ़ोन पे करेंगे इस नंबर पे, और जो भी पेमेंट है उसकी स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप नंबर, सेम व्हाट्सएप नंबर में हमें सेंड करनी है। उसके बाद हम आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक देंगे। बट आप कंप्लीट यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें कि 1 साल तक द हिंदू के करंट नोट्स और एनसीईआरटी नोट्स, ये वाले नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप 499 रुपीज़ का ले सकते हैं। ओके, सेम प्रोसेस है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये टॉपिक इन्वायरमेंट, ये टॉपिक है, आप इंक्लूड कहाँ से कर सकते हैं? यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 3, आप इस टॉपिक को पूरा इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ के कुछ टर्म अपने आंसर राइटिंग के इंट्रोडक्शन में आप यूज़ कर सकते हो और कुछ जो फैक्चुअल डिटेल होगी वो हम अपने प्रीलिम्स के लिए यूज़ करेंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से। चैप्टर का नाम इन्वायरमेंट है तो चैप्टर स्टार्ट होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून हर साल को। फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर, और इन्वायरनर मीन्स नेबरहुड। इन्वायरमेंट का मतलब होता है आसपास की जो चीज़ें होती हैं। अब आसपास की चीज़ों में हर कुछ आता है, वाइल्ड हो गया, फ्लोरा हो गया, फाउना हो गया, ये सब हमारा इन्वायरमेंट बनाता है। अब धीरे धीरे हमें इस सीक्वेंस को पकड़ना है। जैसे हमने एनसीईआरटी क्लास 6 में ग्लोब के, यूनिवर्स के बारे में कुछ पढ़ा था, अब यहाँ पर धीरे धीरे इन्वायरमेंट और जुड़ेंगे और ज्योग्राफी को और अच्छे से समझेंगे। ओके, नाउ बहुत सिंपल है, द नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स, इवन जितनी भी चीज़ें हमारे पास आती हैं, चाहे वो बायोटिक हैं, अबायोटिक हैं, तो वो हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट बनाती है। इन्वायरमेंट में नेचुरल चीज़ें हैं जैसे माउंटेन है, नदियां हैं, ह्यूमन है और ह्यूमन मेड की बनाई हुई चीज़ें हैं, रोड और कार भी। आपके पास जो फ़ोन है, आपके पास सामने जो टेबल पे रखा हुआ है स्टडी मटेरियल, वो सब हमारे इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है और जो भी चीज़ ये चीज़ आपके लिए करेगी वो हमारा इन्वायरमेंट होगा। नाउ जैसा हमने कहा, इन्वायरमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब ये छोटी छोटी जो लाइन्स होती है ना, एनसीईआरटी यही आपका सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर नहीं करती है। कभी कभी आपको ये होता है कि हमारा प्रीलिम्स के लिए अलग तैयारी करनी है या मेंस के लिए अलग तैयारी करनी है। नहीं, प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी होती है और यहाँ पर मेंस के भी कुछ पॉइंट हम देखते रहेंगे। ठीक है, नाउ नेचुरल इन्वायरमेंट रिलेट्स टू बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस, व्हाइल द ह्यूमन इन्वायरमेंट रिफर्स टू एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन। 2 टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं। अगर टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट आपसे पूछे जाए तो जनरली 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? जो बायोटिक और अबायोटिक कंडीशन होती है। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है कि जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, किसी के साथ इंटरेक्शन करना, वो ह्यूमन इन्वायरमेंट कहलाता है। यानी कि आप ना मान के चलो, आप किसी दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहे हो तो वो इंटरेक्शन कर रहे हो या कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हो, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ये सब ह्यूमन इन्वायरमेंट आता है। जहाँ पर ह्यूमन और उससे रिलेटेड कोई दूसरा कोई भी चीज़ है उसके साथ उसके बीच में इंटरेक्शन हो तो उसे ह्यूमन इन्वायरमेंट कहेंगे। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? सिंपल सी बात है, एवरीथिंग अराउंड अस दैट इज नेचुरल एंड नॉट मेड बाय ह्यूमन इज पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। ह्यूमन का कोई भी इंटरवेंशन ना होना नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाता है। ओके, जैसे एग्जांपल है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में धीरे धीरे हम आगे पढ़ते हैं और नेचुरल इन्वायरमेंट के कुछ जो बेसिक कैटेगरीज हैं उनको पढ़ लेते हैं, जो कि हमने एनसीईआरटी क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ था। लिथोस्फीयर, लिथोस का मतलब क्या होता है? रॉकी, यानी कि रॉकी जो पूरा रॉक से बना हुआ है, जिसमें कॉन्टिनेंट आ सकते हैं। अब जो भी देखिए, हमने एनसीईआरटी क्लास 6 में ये सब पढ़ा था कि माउंटेन कैसे बनते हैं, कॉन्टिनेंट क्या है, ओशनिक क्रस्ट क्या है, वो वहाँ पर हमने पढ़ी हुई है। तो लिथोस्फीयर का क्या होगा? जो भी ऐसी चीज़ होगी जो सॉलिड सरफेस से बनी हुई है, जैसे
लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ जिसमें क्रस्ट और मेंटल होता है। कोर तो जनरली लिक्विड से बना हुआ है। नाउ क्रस्ट का पार्ट और अपर मेंटल का जो पार्ट होता है वो लिथोस्फीयर में इंक्लूड होता है। जनरली रॉक से बने हैं, मिनरल्स से बने हैं। ये इरेगुलर सरफेस होता है जिसमें माउंटेन्स आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं, प्लेन्स आते हैं, वैलीज आते हैं। सिंपल सी बात है ना, आपको उतना ज़्यादा समझने की बात नहीं है। लिथोस्फीयर, आप लिथोस का मतलब रॉक ही समझ लीजिए। रॉक से जो भी चीज़ आपके आसपास दिखता है वो लिथोस्फीयर में इंक्लूड होगा, एज सिंपल एज इट इज़। ठीक है। प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लैंड, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, और लिथोस्फीयर में ही आपको मिनरल्स मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर। पानी, पानी है तो सिंपल सी क्या होगा फिर, पानी होगा तो लेक्स होंगे, नदियाँ होंगी, ओशियंस होंगे, सीज होंगे। ठीक है, ये समुद्र होंगे। तो जो भी ऐसा अर्थ का कोई भी पार्ट जो पानी कंटेन करता है वो हाइड्रोस्फीयर में आएगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एटमॉस्फेयर यानी कि वेपर। सिंपल सी बात है, जो हमारा अर्थ में सराउंडिंग है एटमॉस्फेयर वो इसमें आता है, जिसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, धूल होती है, वाटर वेपर होता है। ठीक है, और जैसे ओजोन होती है ये एटमॉस्फेयर का हमारा पार्ट हो जाता है। ओके, जैसे एग्जांपल होता है ना, वेदर और क्लाइमेट में चेंज होता है। वेदर का मतलब डे टू डे के बेसिस पर जो चेंज हो रहे हैं उसे वेदर। क्लाइमेट जिसे कहते हैं कि वेदर को ही 20-30 साल तक एनालाइज करना उसके पैटर्न को, उसे क्लाइमेट कहेंगे। ओके, क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो वेदर और क्लाइमेट भी चेंज होंगे। नाउ लास्ट है बायोस्फीयर। बायो का मतलब होता है लाइफ। अब जनरली हमारी जो लाइफ होती है, देखो हाइड्रोस्फीयर या लिथोस्फीयर के बीच में एक छोटी सी लाइन हम जोन कहेंगे, जहाँ पर हम कहेंगे बायोस्फीयर है ये। बायोस्फीयर का सिंपल का मतलब यही है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, उसे बायोस्फीयर कहेंगे, एज सिंपल। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाओ मत। वो देखो, टॉपिक देखो क्या है उसके बारे में जो लिखा गया है। बायोस्फीयर का मतलब होता है लाइफ। बायोस्फीयर इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट जनरली फॉर्म्ड विद द यूनियन ऑफ, किस किस से बायोस्फीयर बना रहता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। हमारे जीने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सिर्फ ओशियन ही ओशियन है तो हम अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो लिथोस्फीयर भी होना चाहिए, हाइड्रोस्फीयर। जैसे मैं कहूँगा बायोस्फीयर कैसे बनेगा, तो आप कहोगे यस बायोस्फीयर ऐसे बन सकता है। आप कहोगे ये देखिए, ये कैंसिल नहीं हो रहा इस पर, देखिए। ओके वेट, नाउ बीच में ये कुछ प्रॉब्लम किया था। तो बायोस्फीयर हमने क्या कहा कैसे बन सकता है, जैसे मैं कहूँगा बायोस्फीयर है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर इज इक्वल टू हाइड्रोस्फीयर, नहीं। आप कहोगे लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर बायोस्फीयर बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन या इन तीनों का यूनियन, इसमें एटमॉस्फेयर भी ऐड कर लो, तो इन तीनों की वजह से ही कोई एक ह्यूमन सर्वाइव कर सकता है या कोई प्लांट एनिमल सर्वाइव कर सकता है। इनमें से एक ही चीज़ होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, नाउ इतने तक समझ चुके हैं, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और बायोस्फीयर कुछ नहीं है, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को ही कंबाइन करके बायोस्फीयर बन जाता है। नाउ इकोसिस्टम बहुत सिंपल है। इकोसिस्टम को समझने के लिए मैं अभी अगर सर्वाइव कर पा रहा हूं तो मैं किस किस पे डिपेंड हूं। ठीक है, किस किस पे मैं डिपेंड हूं, मेरा उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है, तो वही मेरा इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग एंड ऑल्सो ऑन ईच अदर। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रखो, वो किसी ना किसी पर डिपेंड है। सपोज मान के चलो अभी पूरे अर्थ में एक ही सिविलाइजेशन होती, ह्यूमन सिविलाइजेशन, और ह्यूमन है सिर्फ, मान के चलो, तो वो सर्वाइव कर ही नहीं पाते। एक मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं इसको समझने के लिए। आपको क्या लगता है ह्यूमन इतना ज़्यादा सेल्फिश है, वो अपनी ज़रूरत के लिए पेड़ों को काटता है, इंडस्ट्रीज बनाता है, तो वो आयुसियन में जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं ना एक्सटिंक्ट, उनको क्यों बचाता है? आपको क्या लगता है कि ह्यूमन क्यों बचाता होगा? क्यों आयुसियन की रेड लिस्ट क्यों बनी होगी कि हाँ ये एग्जॉटिक स्पीसीज़ है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, इनको बचाने की ज़रूरत है? शेरों को क्यों बचाया जा रहा है? क्यों बचाया जा रहा है? ये जनरली इसके पीछे यही रीज़न है, अपने इकोसिस्टम को देखो। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग ऑल्सो ऑन ईच अदर। यानी कि अगर मान के चलो शेर, अगर मान के चलो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली कभी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि हम तो प्रोजेक्ट टाइगर में लगे हुए हैं, तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल, शेर सपोज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं सभी शेर, तो ह्यूमन भी धीरे धीरे खत्म होते रहेगा। तो ह्यूमन अपने लिए इन जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको बचाता है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे इकोसिस्टम क्या होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी पर डिपेंड रहता है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। तो जैसा मैंने बोला, एन इकोसिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक
जैसे लिविंग जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, और अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वेदर, अर्थ, सन, सॉइल, क्लाइमेट, उस पर डिपेंड रहता है तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ऑल द कंपोनेंट इज एन इकोसिस्टम आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के एक साथ जुड़े हुए हैं वो, ठीक है। ओके, नाउ इकोसिस्टम का एक और जान लीजिए, इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग डेफिनेशन है, आप इकोसिस्टम कहीं पर भी आता है जनरल स्टडीज पेपर 3 यूपीएससी जीएस 3 में, तो आप इसको डेफिनेशन लिख सकते हो। ये सिस्टम है फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ठीक है, ऑल लिंक्ड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ओके, अब बहुत टाइप के इकोसिस्टम हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला अभी मैं अपने रूम के इकोसिस्टम में बैठा हूँ, मेरे सामने जो भी है बुक्स हैं, ठीक है, मैप्स हैं, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल जा रही है, ये मेरा इकोसिस्टम है। यानी कि मैं एक रूम के अंदर ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा इकोसिस्टम अभी रूम है, तो मैं अभी यहाँ पर जो मैन मेड चीज़ें हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, चाहे वो बायोटिक हैं चाहे अबायोटिक हैं, उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा इकोसिस्टम है ना। वैसे ही इकोसिस्टम नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल है ओशियन इकोसिस्टम। द होल ओशियन इज वन ऑफ द जाइंट इकोसिस्टम एंड मे हैव सेवरल डिफरेंट स्मॉल इकोसिस्टम विद इन इट। जैसे मैंने बोला पूरे वर्ल्ड में मेरा रूम अपने लिए मेरे लिए एक इकोसिस्टम है, वैसे ही ओशियन का भी इकोसिस्टम है। प्लांट्स लाइक सीवेड्स, एल्गी, इनवर्टिब्रेट्स, जेलीफिश है, फिश हैं, शार्क हैं, ये अलग अलग जगह पाई जाएंगी और उनका अलग इनको इकोसिस्टम होगा, ठीक है। इफ ह्यूमन फिश इन द सी फॉर फूड दे ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। बहुत सिंपल सी बात है, हम किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट करेंगे तो हम उस इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ओके, नेचुरल इन्वायरमेंट हमने पढ़ लिया। ह्यूमन इन्वायरमेंट बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने रोड बनाई, मैंने कार बनाई और मैं अपने उस पर अपना कम्युनिकेशन के लिए अपने एक जगह से दूसरे जाने के लिए उन पर डिपेंड हो, तो ये मेरा ह्यूमन इन्वायरमेंट है। बहुत सिंपल है। तो ह्यूमन डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट फॉर वेरियस रिसोर्सेज, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल, मिनरल्स के लिए डिपेंड होता है। तो ह्यूमन अपने बेसिस पर अपनी नीड के अपने को सेटिस्फाई करने के लिए इन चीज़ों को चेंज कर देता है। मान के लो चलो पहले यहाँ पर फॉरेस्ट थे, ह्यूमन ने अपने नीड के लिए कि यार जंगल का रास्ता कैसे है, मैं चलूँगा कैसे, मैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचूंगा, जंगलों को उन्होंने काट दिया। यानी कि ह्यूमन ने चेंज किया जो नेचुरल इन्वायरमेंट है अपनी नीड्स के बेसिस पे, और जो वो बन के आया उसे हम ह्यूमन इन्वायरमेंट कहेंगे। तो एक लास्ट में कंक्लूजन हम कहेंगे कि परफेक्ट बैलेंस जरूरी है नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है। जिस तरह से ह्यूमन की नीड बढ़ते जा रही है उस तरह से हम अपने नेचुरल सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरमेंट इन ए हारमोनियस वे में सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर में इन्वायरमेंट में दो चीज़ें समझी, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट, और इन्हीं को इन्वायरमेंट में जो बायोस्फीयर होता है एक और चीज़ सीखी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। तो इस तरह से वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर यहाँ तक सुन चुके हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे प्लान ले सकते हैं, द हिंदू एनालिसिस देख सकते हैं यूपीएससी कंप्लीट गाइडेंस के लिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।